नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित डिटेल टॉपिक को आज की क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। यहाँ पर देखिए, इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि तंजानिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो याद रखेंगे, तंजानिया की जो नई राष्ट्रपति है इनका नाम है सामिया सुलू हसन। और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन भारत की आधिकारिक यात्रा पर 8 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच थी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, तंजानिया के राष्ट्रपति का नाम सामिया सुलू हसन, जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। इसमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि भारत और तंजानिया के बीच में 6 विभिन्न मुद्दों पर समझौते हस्ताक्षर किए गए। अब ये 6 विभिन्न समझौते किस सेक्टर के हैं? तो याद रखिएगा, इसमें वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन यानी असैन्य जहाज मूवमेंट की पहले से दी जाने वाली जानकारी यानी वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन को साझा करने पर बात हुई। खेलकूद, सांस्कृतिक आदान प्रदान, समुद्री उद्योग के क्षेत्र में सहयोग और साथ ही साथ तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए भारत और तंजानिया के बीच। क्लियर? यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि भारत की ओर से तंजानिया को दी गई 1.1 अरब डॉलर से अधिक की क्रेडिट लाइन पर भी तंजानिया ने संतोष व्यक्त किया है। तो याद रखेंगे, भारत की तरफ से तंजानिया को कितने अरब डॉलर से अधिक की क्रेडिट लाइन दी गई? तो वो है 1.1। क्लियर? यहाँ पर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत की किस आईआईटी का परिसर तंजानिया में स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे, आईआईटी मद्रास का। आईआईटी मद्रास का एक परिसर भारत के बाहर तंजानिया के जंजीबार में स्थापित किया गया। इसकी भी प्रशंसा तंजानिया की तरफ से की गई। तो याद रखेंगे, आईआईटी मद्रास ने अपना परिसर तंजानिया में जंजीबार में स्थापित किया। क्लियर? इसके साथ ही साथ तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी जीबीए में शामिल होने का निर्णय लिया है, जिसकी भारत ने प्रशंसा की है। तो याद रखेंगे, तंजानिया आईबीसीए और जीबीए में शामिल होगा। इसके साथ ही साथ 2028-29 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने पर भारत ने तंजानिया की सराहना की है। क्लियर? ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो पॉइंट आपको इस टॉपिक में ध्यान में रखना है कि भारत और तंजानिया के संबंधों को और मजबूत करने के लिए जो तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन भारत आई थी, इनको भारत के एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसने डॉक्टरेट की मानक उपाधि 10 अक्टूबर 2023 को प्रदान की। तो आपसे ये सीधा प्रश्न बन सकता है कि जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानक उपाधि 10 अक्टूबर 2023 को दी? तो आपका सीधा जवाब होगा तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को। क्लियर है? और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जेएनयू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली वह पहली महिला है। क्लियर है? ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल। याद रखिएगा, भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल यानी एसएफटीएस में अपनी पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की है। तो याद रखेंगे, ये जो भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल है ये कहाँ पर स्थापित की गई? तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ये भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल यानी WWT स्थापित की गई। और किसने स्थापित की? भारतीय सेना ने। क्लियर है? यहाँ पर इसका उद्घाटन किया भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात और याद रखिएगा, ये उन्नत पवन सुरंग जो है भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है। और इसका उद्देश्य किस लिए है? तो इसका उद्देश्य है सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना। क्लियर? तो याद रखेंगे, भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के चंबा के बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अपनी पहली वर्टिकल टनल स्थापित की। क्लियर है? अगला देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य बना है। याद रखिएगा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, पहली बात। और कोडेक्स एलिमेंटेरियस ये खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। तो याद रखेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य बना और ये खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। और कब इसका सदस्य बना? नवंबर 2023 में भारत इस संस्था का सदस्य बना। क्लियर? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो CAC है यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, इसकी कार्यकारी समिति की रोम
इटली में 27 से 30 नवंबर 2023 के बीच बैठक हुई, जिसमें भारत को इस कमीशन में एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर सदस्यता दी गई। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC की कार्यकारी समिति की बैठक कब और कहां पर हुई, तो आपका सीधा जवाब होगा रोम, इटली में 27 से 30 नवंबर 2023 के बीच कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC की बैठक हुई और इसी में भारत को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य बनाया गया और किस क्षेत्र से, एशियाई क्षेत्र से। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बैकग्राउंड को देख लें तो इसकी स्थापना कब हुई, 1963 में, और वर्तमान में इसमें 189 यानी 189 देश हैं। इसमें 188 देश और एक यूरोपीय यूनियन, ठीक है, और कुल मिलाकर जो संख्या होती है वो 189 हो जाती है। और इस कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 6 क्षेत्रीय समन्वयक होते हैं। तो ये पूरी बात आप याद रखेंगे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। इस स्थापना कब हुई थी, 1963 में। टोटल इसमें सदस्य कितने हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं, तो 189। क्लियर है? और भारत इसका सदस्य बना एशियाई क्षेत्र से। और कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन की जो कार्यकारी समिति की बैठक हुई वो रोम, इटली में हुई 27 से 30 नवंबर 2023 के बीच। अगला जो टॉपिक है वो है शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ये जो भारत में शांति निकेतन है ये कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित जो शांति निकेतन है, जहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, उसे, और कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह जिसमें बेलूर, हेलेविड, सोमनाथपुर के मंदिर शामिल हैं, इसको किसने, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। क्लियर है? और ये कब शामिल किया गया, सितंबर 2023 में। तो याद रखेंगे सितंबर 2023 में यूनेस्को ने किसको किसको शामिल किया, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को, जहां पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और दूसरा जो स्थल है वो कौन सा है, होयसल के पवित्र मंदिर समूह, ठीक है। और इसी होयसल के पवित्र मंदिर समूह में बेलूर, हेलेविड और सोमनाथपुर मंदिर आते हैं। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। विश्व धरोहर की सूची में इन्हें शामिल करने का जो निर्णय है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सऊदी अरब रियाद में जो बैठक हुई उसके दौरान लिया गया। तो यहाँ पर आपको दो बातें महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो सऊदी अरब के रियाद में 10 से 25 सितंबर 2023 के बीच बैठक हुई, ये कौन सी बैठक थी, किस क्रम की बैठक थी, तो याद रखेंगे ये 45वें सत्र की बैठक थी। तो 45वें सत्र की बैठक यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की कहां पर हुई, तो सऊदी अरब के रियाद में 10 से लेकर 25 सितंबर 2023 के बीच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इन दोनों स्थलों को मिलाकर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है, तो याद रखेंगे अब ये कुल संख्या 42 हो गई है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि टाइम बाउंड एक ड्यूरेशन दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इस समय कितने स्थल शामिल थे, या पूछ देगा कि इस समय तक कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें पूछ दी जाती हैं। तो याद रखेंगे इन दोनों स्थलों को मिलाकर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई, 42 हो गई। क्लियर है? और इन टोटल 42 स्थलों में 34 जो है वो सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल इसमें शामिल है। यानी टोटल 42 भारतीय स्थल हैं, इसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि इससे पूर्व यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को और गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पा काल के धौला विश्व विरासत स्थल को जुलाई 2021 में शामिल किया था। क्लियर? यानी ये जो सितंबर 2023 में शांति निकेतन और होयसल के जो पवित्र मंदिर समूह हैं, इनको जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया यूनेस्को ने, इसके पूर्व जुलाई 2021 में 2 स्थल शामिल हुए थे। वो था काकती रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना के वारंगल में है, और दूसरा जो स्थल उस समय शामिल किया था गुजरात के कच्छ का धौलावीरा। क्लियर? तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ जो शांति निकेतन है, ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 180 किलोमीटर उत्तर की ओर वीरभूमि जिले में स्थित है, जिसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा भी की थी इसकी। अगर हम बात कर लें होयसल के बारे में, तो होयसल दक्षिण भारत की एक प्राचीन राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं सदी के बीच कुल 317 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया है। क्लियर है? और होयसल की अगर
इनकी राजधानी देखें तो इनकी राजधानी पहले बेलूर थी और बाद में हॉलीवुड स्थानांतरित की गई। तो ये यहाँ पर आपके एंशियंट हिस्ट्री से भी कोरिलेट करके पूछा जा सकता है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि होयसल जो है ये दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था जो कि 10वीं से 14वीं सदी के बीच कुल 317 वर्ष तक शासन किया और होयसल की पहले राजधानी बेलूर और बाद में हॉलीवुड हो गई थी। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात कर लें होयसल के बारे में तो होयसल के बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथपुर स्थित मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक पहले से ही हैं। क्लियर है? तो ये भी याद रखेंगे कि होयसल के क्षेत्र में जो मंदिर समूह है इसमें कौन कौन है? बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथपुर। यहाँ पर एक बात और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि जो अभी आपने ये पढ़ा कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई वो कहाँ हुई थी? सऊदी अरब के रियाद में। हमने आपको बताया था कि ये बैठक का जो क्रम था वो 45वें क्रम की बैठक थी और ये 10 से 25 सितंबर 2023 के बीच हुई और इस बैठक में 2 स्थलों को शामिल किया गया और 2 स्थलों के साथ साथ याद रखिएगा 45 स्थल, यानी इस बैठक में भारत के 2 स्थल सहित विभिन्न देशों के 45 स्थलों को इस वर्ष विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपने 2 फैक्ट पढ़े हैं, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपने ये पढ़ा है अभी कि 2 स्थलों को मिलाकर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो आपने कहा 42। क्लियर है? यानी ये जो शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह जो शामिल किया गया इनको अगर मिला लें तो अब भारत में जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल स्थलों की संख्या हो गई है वो हो गई 42। क्लियर है? जिसमें आपने पढ़ा कि 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। लेकिन यहाँ इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरब के रियाद में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति हुई इसमें जो भारत के 2 स्थल सहित जो टोटल विभिन्न देशों के जो कुल स्थल शामिल किए गए उनकी संख्या कितनी है? 45। क्लियर है? और ये जो इस बार टोटल कई देशों के 45 स्थल को शामिल किया गया इसमें 36 सांस्कृतिक हैं और 9 प्राकृतिक स्थल इसमें शामिल किए गए। क्लियर है? तो इतनी बात परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इसको ध्यान में रखना होगा। अगर हम वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कुल स्थलों की संख्या की बात कर लें तो ये संख्या बैठती है 1199। क्लियर है? यानी भारत में स्थलों की कुल संख्या जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है तो 42। इस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने कितने स्थलों को शामिल किया? तो आपका जवाब होगा 45। और वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कुल कितने स्थल शामिल हैं? तो 1199। क्लियर? ये मैं कई बार आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। और जो टोटल 1199 स्थल हैं विश्व धरोहर सूची में इसमें 933 सांस्कृतिक हैं, 227 प्राकृतिक हैं और 39 इसमें मिश्रित स्थल हैं। तो वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो स्थलों की कुल संख्या वो है 1199। क्लियर? तो इतनी बात आप इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय वायुसेना का नया ध्वज। याद रखिएगा भारतीय वायुसेना को उसका नया ध्वज 8 अक्टूबर 2023 को उसकी स्थापना के 91वें वर्षगांठ के अवसर पर प्राप्त हुई। तो याद रखेंगे वायुसेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? 91वीं। और इसी अवसर पर 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना का उसको नया ध्वज मिला है। याद रखिएगा 72 वर्ष के अंतराल के पश्चात वायुसेना को उसका नया ध्वज मिला है। क्लियर? और याद रखिएगा कि इस ध्वज का जो अनावरण है वो वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी ने किया। कहाँ पर किया ये जरा देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा ये जो नए ध्वज का अनावरण किया एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने वो प्रयागराज में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय में। क्लियर? तो ये याद रखेंगे कि जो ध्वज का अनावरण है वो प्रयागराज में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय में इसका अनावरण किया एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने। क्लियर? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि नीले रंग के ध्वज में सबसे ऊपर दाएं कोने में भारतीय वायुसेना के लोगो को जोड़ा गया है। ठीक है? यानी ये जो ध्वज है नीले रंग का इसमें सबसे ऊपर दाएं कोने पर, याद रखिएगा किस कोने पर? दाएं कोने पर भारतीय वायुसेना के लोगो को जोड़ा गया है जिसके शीर्ष पर भारत के राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ के शेर और देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक बात अगर हम लोगों की कर लें तो लोगों में हल्के नीले रंग के एक वलय हिमालयी ईगल को घेरे हुए। ठीक है? यानी लोगों में हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालयी ईगल को घेरे हुए है जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखेंगे नभः स्पर्श दीप्तम ईगल। क्या है? नभः
स्पर्श दीप्तम ईगल, ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। कई बार इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए। क्लियर। और यहाँ पर जो आगे परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको जो बात ध्यान रखनी है कि जो आदर्श वाक्य है, जो अभी आपने पढ़ा नभः स्पर्श दीप्तम ईगल, ये आदर्श वाक्य भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया। अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया और इसका अर्थ होता है वैभव के साथ आकाश को छुओ। इसका अर्थ क्या होता है? वैभव के साथ आकाश को छुओ। क्लियर है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। क्लियर है? ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे डायरेक्ट इसका हिंदी अर्थ पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए कि जो भारतीय वायुसेना के जो आदर्श वाक्य है नभः स्पर्श दीप्तम ईगल, इसका अर्थ क्या है? तो वैभव के साथ आकाश को छुओ, टच द स्काई विथ ग्लोरी। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। नए ध्वज में दाईं ओर नीचे वायुसेना को गोल निशान और ऊपर बाएं कोने पर तिरंगा झंडा बरकरार है। क्लियर? यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से कि आजादी के बाद 1951 में यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा झंडा लगाकर नया ध्वज बनाया गया था। यानी इसके पहले जो इस भारतीय वायुसेना के झंडे में जो परिवर्तन किया गया था वो 1951 में, और इसमें यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा झंडा लगाया गया था और 72 वर्ष बाद अब भारतीय वायुसेना को उसका नया ध्वज प्राप्त हुआ है। क्लियर? अगला देखिए, एक बार आप गूगल करके भारतीय वायुसेना का जो नया ध्वज है उसको अब एक बार देख लेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। अगला जो टॉपिक है वो है 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन हुआ। याद रखिएगा, देश में जन्म और मृत्यु के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी डेटाबेस तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश या मतदाता सूची में नामांकन, आधार नंबर की बात हो या सरकारी नियुक्तियों में या पासपोर्ट आवेदन हो, इसके लिए जो आवश्यक एकल जन्म प्रमाण पत्र के लिए जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 को संसद के दोनों सदनों से अगस्त 2023 में पारित कर दिया गया है। याद रखिएगा, 1969 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में जो संशोधन किया वो किस विधेयक ने किया? जन्म एवं मृत्यु संशोधन विधेयक 2023 ने। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 ने किस अधिनियम में संशोधन किया, तो आपको स्पष्ट रूप से याद रखने हैं कि ये संशोधन हुआ 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में ये संशोधन हुआ। ये बात स्पष्ट याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया विधेयक आया इसे लोकसभा ने 1 अगस्त को और राज्यसभा ने 7 अगस्त को पारित किया और उसके बाद 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति महोदय ने भी इसका अनुमोदन दे दिया। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 था, इसने 1969 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया और इसमें किस बात का प्रावधान किया? तो जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि आपसे स्टेटमेंट में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाए। क्लियर? आगे जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के नियमन के लिए 1969 में अधिनियम लाया गया था। यह पहला अवसर था जब इस अधिनियम में संशोधन किया गया। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि जो 1969 में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आया था, इसमें पहली बार ये संशोधन किया गया है जो कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में जरूर रखेंगे और इस संशोधन के द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने रचा इतिहास। क्लियर? याद रखिएगा, अमेरिका, चीन और पूर्वी सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। क्लियर? और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो लैंडिंग हुई वो कब हुई? 23 अगस्त 2023 को। और चंद्रमा की अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात कर लें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 फैक्ट हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत विश्व में चौथा देश बन गया। अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चौथा भारत है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। लेकिन अगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो इस मामले में भारत पहले स्थान पर है। और जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग की वो कब की? 23 अगस्त 2023 को। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि ये जो मिशन था इसे कब और किसके माध्यम से भेजा गया था, तो याद रखिएगा इसरो ने 14 जुलाई 2023 को, ये डेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि कब भेजा गया 14 जुलाई 2023, कब लैंडिंग हुई तो 23 अगस्त 2023, ये सब याद रखेंगे। और साथ ही साथ किस रॉकेट के द्वारा गया, तो याद रखेंगे
LVM3 MK4, क्या नाम है, LVM3 MK4 के नाम से जो रॉकेट है उसी के माध्यम से इसका प्रक्षेपण हुआ, जिसका पूर्ण नाम है GSLV Mark 3। क्लियर है। और 41 दिनों की यात्रा पूरा करके ये चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ। तो याद रखेंगे 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा LVM3 MK4 रॉकेट के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया और 41 दिनों की यात्रा पूरी करके चंद्रयान 3 का जो लैंडर है विक्रम, उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। क्लियर है। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब ये चंद्रमा पर लैंडिंग की गई तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदार करने के लिए या भागीदारी के लिए जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहां पर गए हुए थे। यानी जब चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे। क्लियर। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो इस टॉपिक में परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए ये कहा कि जो 23 अगस्त की तिथि है इसको भारत सेलिब्रेट करेगा किस रूप में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त को मनाया जाएगा। और विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल का भी नामकरण किया गया और इसका नामकरण क्या किया गया, शिव शक्ति। क्लियर है। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे होगा और साथ ही साथ विक्रम लैंडर चंद्रमा पर उतरने का जो स्थल है उसको क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति नाम दिया गया। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जो चंद्रयान 2 था इसके लैंडर के चंद्रमा से टकराने के स्थल का नाम को तिरंगा पॉइंट दिया गया। ठीक है। तो अगर तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा तो इसे आप चंद्रयान 2 से कोरिलेट करेंगे और शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा तो इसे चंद्रयान 3 से कि उसके विक्रम लैंडर से कोरिलेट करेंगे। क्लियर है। याद रखिएगा ये जो चंद्रयान 3 था इसके 3 प्रमुख भाग थे। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा था लैंडर मॉड्यूल जिसको आप विक्रम कह रहे हैं, और तीसरा था रोवर प्रज्ञान। क्लियर। तो ये याद रखिएगा चंद्रयान 3 के कितने प्रमुख भाग थे, 3। पहला था प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा था लैंडर मॉड्यूल जिसको विक्रम, और तीसरा था रोवर प्रज्ञान। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि लैंडिंग के पश्चात सौर पैनल द्वारा संचालित 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से बाहर निकलकर चहलकदमी शुरू की थी। क्लियर है। तो याद रखेंगे आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विक्रम लैंडर में अंदर रोवर प्रज्ञान था वो लैंडर से बाहर निकला, उसमें कितने पहिए थे, तो याद रखेंगे ये 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान था। क्लियर। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो चंद्रयान 3 था ये एक चंद्र दिवस के लिए डिजाइन किया गया था। और याद रखिएगा एक चंद्र दिवस बराबर 14 पृथ्वी दिवस होता है। ठीक है। तो एक चंद्र दिवस के लिए इसको डिजाइन किया गया था, यानी अगर हम पृथ्वी के आधार पर देखें तो ये 14 दिन के बराबर होता है। और इस अवधि में चंद्रमा की सतह पर ऊपर और नीचे के तापमान को उसने भेजा, साथ ही साथ सल्फर और ऑक्सीजन सहित कई रासायनिक तत्वों की पुष्टि भी रोवर प्रज्ञान के द्वारा की गई। तो ये भी बातें ध्यान रखेंगे कि रोवर प्रज्ञान ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, तो उन्होंने वहां पर टेम्परेचर से संबंधित, साथ ही साथ सल्फर और ऑक्सीजन सहित कई रासायनिक तत्वों की भी पुष्टि इन्होंने की। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि 30 अगस्त को चंद्रमा की सतह से सूर्य का प्रकाश कम होना शुरू हुआ। क्लियर है। और चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, तो 80 मिलीमीटर नीचे का जो तापमान था वो -10 डिग्री होने की जानकारी भी प्रज्ञान ने प्रेषित की। इससे चंद्रमा की सतह के नीचे पानी उपलब्ध होने की संभावना और तीव्र हो गई। क्लियर है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो 14 दिन की अवधि के बाद जब वो वहां पर रात की स्थिति तो उस समय तापमान -133 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था। क्लियर। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। जो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया 23 अगस्त 2023 को, इसके पूरे संदर्भ में। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है बिहार जातिगत जनगणना के संदर्भ में। किसी भी संदर्भ से देखें, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में देखें, चाहे एक सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म के हिसाब से देखें, ये टॉपिक इस समय चर्चा में बहुत है। तो बिहार ने अपने यहाँ पर जातिगत गणना की जो इनिशिएटिव है उसको लिया और बिहार ने जनवरी से मई 2023 के बीच जो ये जातिगत जनगणना कराई उसके संदर्भ में जो रिपोर्ट है वो 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। याद रखिएगा पूरे बिहार की जो जनगणना है उसमें ये पाया गया कि पूरे बिहार की जो जनसंख्या है वो 13,07,25,310
पाई गई है। क्लियर है? तो याद रखिएगा इस जनगणना में पूरे बिहार की जो जनसंख्या है वो 13,07,25,310 पाई गई है, जिसमें बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या 12,53,53,288 है। तो आप टोटल संख्या याद रखेंगे, बिहार की जनगणना जनसंख्या कितनी है? 13,07,25,310। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर ये जो जनगणना रिपोर्ट है इसमें पुरुषों और महिलाओं की भी कुल संख्या बताई गई है, और इससे जो निष्कर्ष निकल रहा है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 953 है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो याद रखेंगे 6,41,00,000 पुरुष हैं बिहार में लगभग, और महिलाओं की संख्या देखें तो 6,11,00,000 के करीब महिलाएं हैं कहाँ पर? बिहार में। और अगर हम 1000 पुरुषों पर देखें तो महिलाओं की संख्या कितनी आती है? 953। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जातिगत गणना हुई है, इसके आधार पर अगर हम बिहार की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग का जो परसेंटेज है वो देखें तो पिछड़े वर्ग का जो प्रतिशत है वो है 27.13%। वहीं अगर हम बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको आप कहते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो उसका जो प्रतिशत है वो है 36.01%। वहीं अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 19.65%, और अनुसूचित जनजाति के का जो प्रतिशत योगदान है वो है 1.68। और यदि हम सामान्य अनारक्षित वर्ग की बात कर लें तो इनका कुल टोटल बिहार की पॉपुलेशन में जो योगदान है वो है 15.52%। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिशत के आधार पर आप देखें कि जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है जनसंख्या में वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो कि 36.01% है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग है 27.13 है। उसके बाद अनुसूचित जाति है 19.65। उसके बाद सामान्य अनारक्षित वर्ग है 15.52, और अनुसूचित जनजाति जो है 6.18% है। तो ये डेटा भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर ये प्रतिशत के अलावा अन्य डेटा दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो बिहार में जातिगत गणना हुई इसमें राज्य की कुल जनसंख्या में 82% जनसंख्या बहुसंख्यक हिंदुओं की बताई गई है, और 18% जनसंख्या इसमें अल्पसंख्यक की है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो 18% आप बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक की, इसमें 17.70% तो अकेले मुसलमान भाई हैं। इसके अलावा 0.30% जो है इसमें सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो बिहार में जातिगत गणना हुई इससे ये भी पता चला कि यहाँ पर जातियों और उपजातियों की टोटल संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे बिहार में विभिन्न जातियों और उपजातियों की जो संख्या है वो कितनी है? 215 है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगर हम जाति के आधार पर देखें, मतलब जातियों का प्रतिशत कितना है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत आता है यादव लोगों का। ये कितना है? 14.27। यानी यादव से संबंधित जो जाति है वो 14.27 के साथ पहले नंबर पर है। उसके बाद रविदास जाति के लोग आते हैं, फिर कुशवाहा, ब्राह्मण, और इस तरह से आगे प्रतिशत है। तो इतना डीप में नहीं जाना, बस ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखना है। जिनको बिहार स्पेशल देना है, यानी बिहार से संबंधित परीक्षाओं के अगर आपको देने हैं तो उसमें आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि बिहार में जो जातिगत गणना की गई, इस तरह की जातिगत गणना के जो आंकड़े हैं उनको जारी करने के मामले में देखेंगे तो बिहार देश का पहला राज्य है, और पूरे देश में कहीं भी 1931 के पश्चात जाति सर्वे के आंकड़े नहीं है। क्लियर? अगला जो टॉपिक है वो है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। देखिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। याद रखिएगा G20 का जो शिखर सम्मेलन है ये जो भारत की मेजबानी में 2023 में संपन्न हुआ, ये किस क्रम का शिखर सम्मेलन है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो याद रखिएगा ये 18वां शिखर सम्मेलन है G20 का, जो कि भारत की मेजबानी में 2023 में संपन्न हुआ। और कब से कब तक? तो 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि G20 किस प्रकार का समूह है, तो आपका जवाब क्या होगा कि विश्व की जो विकसित या जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका समूह है G20। और इसके 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की मेजबानी में 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच हुआ। आप सभी को यह पता है कि यह सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में हुआ। याद रखिएगा, अगर हम ये पूछें कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ भारत में, ये इसका थीम क्या था, तो याद रखिएगा इसकी जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर थी। क्लियर है?
वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। याद रखिएगा, भारत ने जो अध्यक्षता संभाली थी, ये अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को संभाली थी और ये किससे मिली थी? तो याद रखिएगा, जो बाली में 17वां सम्मेलन हुआ था G20 का, वहां से ये अध्यक्षता भारत को 1 दिसंबर 2022 को मिली थी। क्लियर है? अब इसमें जो बातें आपको ध्यान रखनी है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें विभिन्न G20 में शामिल जो राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें आप नाम जानते हैं, इसमें जो आपको प्रमुख रूप से नाम ध्यान में रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामपोसा भी इसमें शामिल हुए थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामपोसा भी इसमें शामिल हुए थे। ये फैक्ट आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। अभी हम लोग आगे जब चर्चा को और कंटिन्यू करेंगे तब ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्यों हमने आपसे कहा कि ये नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? देखिए, यहाँ पर रूस के जहां तक प्रतिनिधि मंडल की बात है तो रूस के राष्ट्रपति नहीं आए थे। रूस के राष्ट्रपति की जगह पर वहां के प्रतिनिधि के तौर पर वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आए थे। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इस G20 शिखर सम्मेलन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आए थे। चीन के राष्ट्रपति नहीं आए थे, चीन के प्रधानमंत्री आए थे ली क्यांग। और वहीं पर मैक्सिको का जो प्रतिनिधि है मंडल है उसमें कौन आया था? तो उसमें अर्थव्यवस्था के उनके मंत्री राक्वेल सांचेज आए थे। क्लियर है? तो मैक्सिको के वित्त मंत्री, मान लीजिए अर्थव्यवस्था मंत्री राक्वेल सांचेज भारत के इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ये प्रमुख बातें हैं जो कि नॉर्मल सिचुएशन से भिन्न सिचुएशन है, यहीं से प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो G20 समूह है इसमें 20वें सदस्य यूरोपीय यूनियन EU का जो प्रतिनिधित्व है वो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के द्वारा की गई और इसमें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने भी पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, समूह के 20वें सदस्य यूरोपीय यूनियन का जो प्रतिनिधित्व है वो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम इस G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित आमंत्रित सदस्य देशों की बात कर लें कि उनकी तरफ से कौन था, तो याद रखिएगा, आमंत्रित सदस्यों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ थे और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यार्क रुद्र थे और नाइजीरिया के राष्ट्रपति वोला तिनुबू थे और वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लिसीन लुंग इसमें शामिल हुए थे। क्लियर है? तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि ये सभी आमंत्रित सदस्य थे। ठीक है? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है? तो ये बातें आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखनी है। और इसके अतिरिक्त अफ्रीकी संघ के इस G20 में नए सदस्य बनने पर जो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है, ये अजाली असुमानी, ये भी इसमें शामिल हुए। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसी G20 शिखर सम्मेलन में, यानी 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि भारत की मेजबानी में हुआ, इसमें G20 में एक नया सदस्य 21वें सदस्य के तौर पर ऐड हुआ। वो कौन है? अफ्रीकी संघ। और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असुमानी भी इसमें शामिल हुए थे। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीकी संघ के कौन से अध्यक्ष इसमें शामिल हुए, तो याद रखेंगे अजाली असुमानी। क्लियर? और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामपोसा भी इसमें शामिल हुए थे। क्लियर? तो ये बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी होगी। यहां पर अगर हम बात कर लें कि कौन से संघ इसमें शामिल है, तो अभी आपने देखा कि इस G20 समूह में यूरोपीय संघ के बाद अब अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हो गया। अगर हम अफ्रीकी संघ की बात कर लें तो इसमें कितने देश हैं, तो याद रखिएगा अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश अफ्रीकी संघ में शामिल हैं। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार अब G20 में सदस्य की संख्या कितनी हो गई है? 21 हो गई है। क्लियर है? अगर हम अगली बात देखें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी भारत ने की, इसमें G20 के जो सदस्य देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जिनके हेड भी इसमें शामिल हुए थे, जरा उनको भी एक बार देख लीजिए। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस शामिल हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियसस शामिल हुए, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा साहब शामिल हुए, IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसमें शामिल हुए, विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक
नगोजी ओकोजो इवेला इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए, इनके नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा इस G20 शिखर सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव भी रखे गए। जैसे हम बात करें जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह के प्रस्ताव, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जलवायु निगरानी के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सा प्रस्ताव दिया, तो आपका जवाब होगा G20 उपग्रह प्रस्ताव। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि G20 सम्मेलन में एक वित्त संबंधी बैठक के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के द्वारा निर्धन और विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित एजेंडे को G20 देशों में मंजूरी प्रदान की है। तो याद रखेंगे ये कौन सा कार्यक्रम है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI, और इसके माध्यम से क्या कराया जाएगा, निर्धन और विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन का कार्य होगा। ये प्रस्ताव भारत के द्वारा दिया गया, जिसको G20 देशों में मंजूरी मिल गई। क्लियर? इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक यानी MDB के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाने की बात भी इस भारतीय एजेंडे में शामिल थी। क्लियर? यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि बड़ी कंपनियों के द्वारा विभिन्न देशों के लिए की जाने वाले व्यापार में करों के विवेकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने को भी सभी देश सहमत हो गए। तो अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली को लेकर भी सहमति बनी। यहाँ पर अगला जो पॉइंट आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है, देखिए आप तो ये जान रहे हैं कि ये वो दौर था जब यूक्रेन और रूस के बीच में संघर्ष जारी था। ऐसी स्थिति में दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से पास करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस घोषणा पत्र को 83 बिंदुओं के साथ निर्विरोध सभी सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया। क्लियर? यानी जो दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार हुआ उसमें 83 बिंदु थे और ये निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की इसमें निंदा भी शामिल है। क्लियर? याद रखिएगा जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने और ईंधन के रूप में कोयले के प्रयोग को कमी लाने के लिए भी दिल्ली घोषणा पत्र में बात कही गई है। क्लियर? और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि सम्मेलन से अलग एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की भी घोषणा की गई है। अभी आपने देखा था कि पीछे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कई देशों ने शामिल होने की अपनी सहमति भी दी है। क्लियर? जिसमें आपने देखा था कि जब तंजानिया की राष्ट्रपति आई थी, जिनका नाम क्या था, सामिया सुलू हसन, उन्होंने भी ये कहा था कि वो IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी GBA में भी शामिल होने की सहमति रखती हैं। तो ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है यानी GBA है, इसको बनाने की घोषणा भी इसी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में किया गया। क्लियर? तो ये बात भी आप प्रमुखता से ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में इसके आने की संभावना ज्यादा है। याद रखिएगा अमेरिका, ब्राजील, इटली, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश आदि इस पहल में भारत के साथ रहे। क्लियर? तो याद रखिएगा ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात हुई यानी GBA की, इसमें अमेरिका, ब्राजील, इटली, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश इस पहल में इसमें भारत के साथ रहे। क्लियर? इस सम्मेलन में एक और कार्यक्रम हुआ, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कार्यक्रम हुआ, ये इसके तहत भारत और अमेरिका ने चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना है उसके जवाब में एक कॉरिडोर की घोषणा की। सबसे पहले तो उस कॉरिडोर का नाम क्या है, तो उस कॉरिडोर को कहते हैं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, IMEC। क्लियर? इसको कहेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए। IMEC घोषणा का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। क्लियर? यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि इस कॉरिडोर के द्वारा भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन व यूरोप के बीच निकट भविष्य में व्यापार करना और सरल हो जाएगा। क्लियर? और ये जो इजराइल के साथ डिस्प्यूट है उसमें इस इनिशिएटिव, इस कॉरिडोर को भी एक प्रमुख कारण के तौर पर देखा जा रहा है। विभिन्न जो विद्वान हैं उनका एक मत है कि ये भी उसका एक प्रमुख कारण है, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये है। क्लियर? तो इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और यूरोप तक जो है यात्रा करना इसमें आसान हो जाएगा और व्यापार के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण होगा। 10 सितंबर को सम्मेलन के समापन से पूर्व सभी वैश्विक नेताओं ने कहां पर श्रद्धांजलि दी, तो याद रखिएगा राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की 10 सितंबर 2023 को, राजघाट में महात्मा गांधी को। यहां से भी प्रश्न बन सकता है आपसे। क्लियर? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो भारत की अध्यक्षता में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जब समाप्त हुआ तो इसमें G20 की जो अध्यक्षता का प्रतीक है जिसको कहा जाता है गेविल,
इसको ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को सौंपा गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि G20 की अध्यक्षता जो कि 2024 में की जाएगी ब्राजील के द्वारा, इसके लिए जो अध्यक्षता का प्रतीक है गेविल, इसको ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को दिया गया। और G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राजील के पास आ गई है। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अब ब्राजील औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष कब से हो गया, तो 1 दिसंबर 2023 से। और याद रखेंगे जो G20 का सम्मेलन होगा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ये किस क्रम का सम्मेलन होगा, तो ये 19वां शिखर सम्मेलन होगा। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भारत में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का, इसमें भारत के शेरपा कौन थे, तो अमिताभ कांत व उनकी टीम। ठीक है? तो याद रखेंगे भारत के शेरपा के तौर पर अमिताभ कांत थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और आपने ये देखा कि अफ्रीकी संघ इसमें 21वें सदस्य के तौर पर शामिल हुआ, और मैंने आपसे पूर्व में भी चर्चा की थी कि अफ्रीका संघ में 55 देश इसमें। यहाँ पर उन टोटल 21 सदस्य देशों के नाम लिखे गए हैं जो कि G20 में शामिल है। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि अब G20 की जगह पर सदस्य संख्या कितनी हो गई है, 21 हो गई है। क्लियर है? जरा इसमें नाम देख लीजिए कि कौन कौन देश या कौन कौन से समूह इसमें शामिल हैं। तो देखिए इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हैं। क्लियर है? तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि G20 का कोई स्थायी सचिवालय और मुख्यालय नहीं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आगे एक टॉपिक बनाकर ये पूछा गया है कि क्या भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर क्या है। तो याद रखिएगा ये जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर है, जिसको आपने कहा IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, याद रखिएगा इस नाम की जो परियोजना है इसमें रेल लाइनों, सड़कों और बंदरगाहों का नेटवर्क होगा, जिसके द्वारा आयात और निर्यात को सुगमता मिलेगी। तो याद रखिएगा ये जो कॉरिडोर है इसमें रेल लाइन, सड़क और बंदरगाह, इन तीनों नेटवर्क का समावेशन है। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए समुद्री केबल का नेटवर्क भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? और आगे इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो याद रखिएगा भारत और अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इस परियोजना में शामिल है। पीछे भी हमने चर्चा की थी इस परियोजना में कौन कौन शामिल है। और भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिलकर ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की उपस्थिति में इस परियोजना की घोषणा G20 में की गई थी। ठीक है? तो इस पर भी चर्चा पीछे हुई है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो सबसे मेन बात है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो IMEC है, ये चीन का जो रोड इनिशिएटिव है, जिसको आप कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI के नाम से जानते हैं, उसके प्रतिक्रिया के तौर पर इसको लाया गया। अगला जो टॉपिक है वो है महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। याद रखिएगा देश की संसद ने 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच बुलाए गए अपने विशेष सत्र में इसको पारित किया। इसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभा सहित इसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक लाए, जिसका नाम रखा गया महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। क्लियर? यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है, तो ये महिलाओं के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, दिल्ली विधानसभा सहित उसमें 33% सीट आरक्षण के संदर्भ में है। अब इसमें देखिए क्या क्या बातें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये जो मैं पॉइंट आपको उल्लेखित करने जा रहा हूँ ये परीक्षा में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जब इस विधेयक को पेश किया गया था उस समय इसका क्रम कौन सा था, 128वां। तो आप कहेंगे 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। लेकिन जब ये विधेयक संसद के द्वारा पारित कर दिया गया तब इसका जो क्रम हो गया वो हो गया 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। क्लियर? यानी विधेयक के तौर पर गया तो इसका क्रम 128वां था, और जब ये संसद द्वारा पारित अधिनियम हो गया तो ये क्या हो गया, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्लियर? तो ये बात आप प्रमुखता से ध्यान देंगे और दोनों ये देखेंगे कि हमारे प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्लियर? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो पारित किया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम,
इसके जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसको जो लागू करने की व्यवस्था है, ये नई जनगणना और परिसीमन के बाद इस अधिनियम को इसमें लागू किया जाएगा, इस बात को भी इसमें बताया गया। और याद रखिएगा, SC, ST, OBC वर्ग के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं किया गया। क्लियर? अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट की गई है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, इसके तहत विभिन्न अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया है। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है अनुच्छेद 330 की। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि ये जो अनुच्छेद 330 है, ये भाग 16 के अंतर्गत आता है, जिसमें कुछ वर्गों के संदर्भ में विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। और ये जो अनुच्छेद 330 है, ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। और आप सभी को ये भी पता है कि इसमें लोकसभा के लिए 131 सीटें पहले से ही इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित हैं। इसी आरक्षित सीट में से ही SC, ST महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया। इस बात को आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। क्लियर है? याद करिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो वन लाइनर क्लास थी, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, इसके तहत कई अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है। उसको मैं यहाँ पर एक बार और रिकॉल कराना चाह रहा हूँ ताकि आपको वो बातें याद रहें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपने ये देख लिया कि 330 के ए में लोकसभा में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात की गई है। वहीं अगर हम इसके अलावा, जैसे अभी आपने ये पढ़ा था कि दिल्ली विधानसभा भी शामिल है, तो याद रखिएगा 33% सीट दिल्ली NCR में महिलाओं के लिए जो आरक्षित करने का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 339 AA के तहत शामिल है। 339 AA के तहत शामिल है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे दिल्ली NCR के संदर्भ में। अगर हम जैसे बात कर लें राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण, तो याद रखिएगा जो राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण है, वो अनुच्छेद 332A के तहत। क्लियर? देखिए, अनुच्छेद 332A में राज्य की विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण है, उनके लिए जो 1/3 सीट आरक्षित की गई है, वो अनुच्छेद 332A के सब क्लॉज 3 में। किसमें है? अनुच्छेद 332A के सब क्लॉज 3 में। यह राज्य की विधानसभा की बात हो रही है। वहीं अगर हम बात आपसे कर लें कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करके इस महिला आरक्षण की अवधि की बात की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 334 का ए। ये जो अनुच्छेद 334A है, इसमें ये जोड़ा गया है कि महिला आरक्षण की अवधि 15 वर्ष के लिए आवश्यक की गई है, और उसके बाद अगर आवश्यकता महसूस होती है तो संसद इसकी अवधि को आगे बढ़ा सकता है। ये बात किसमें है? अनुच्छेद 334 के ए में। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक बात और मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। अगर जैसे मान लीजिए हम वर्तमान परिस्थिति की बात कर लें, तो वर्तमान परिस्थिति में लोकसभा में अभी सीटों की संख्या 543 है। जैसे ही ये कानून लागू हो जाएगा, तो अगर हम वर्तमान व्यवस्था के तहत देखें तो महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी। अगर वर्तमान सिनेरियो में देखें तो महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी। लेकिन अगर वर्तमान में महिलाओं की संख्या देखें लोकसभा में, तो याद रखिएगा इस समय वर्तमान में इनकी संख्या 81। क्लियर? यानी अगर हम टोटल का परसेंटेज देखें तो ये लगभग 15% अभी महिलाओं का पार्टिसिपेशन लोकसभा में है। जब ये लागू हो जाएगा तब ये पार्टिसिपेशन 33% का हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरी बात कैसे लागू की जाएगी। क्लियर है? और इसमें आपने ये भी देखा था कि ये जो नया आरक्षण है, ये नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। ये बात इस अधिनियम में कही भी गई है। क्लियर है? अब हम ये देख लेते हैं कि ये लोकसभा और राज्यसभा से कब पारित हुआ था, क्योंकि इसकी डेट को लेकर भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 20 सितंबर 2023 को इसको 445 दो मत के भारी बहुमत से पारित किया गया। ये जो 2 मत इसके विरोध में पड़े थे, ये ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से पड़ी थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और इनके एक और सांसद ने इसके खिलाफ में मतदान किया था। बाकी 454 इसके पक्ष में मतदान हुआ था। अगर हम बात कर लें राज्यसभा की, तो 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से ये बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तो ये डेट भी आप ध्यान में रखेंगे। और इन दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति द्वारा 29 सितंबर 2023 को ये लागू हो गया। और जब ये पारित हो गया तो ये कानून का रूप ले लिया और ये 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। और जब ये बिल के फॉर्मेट में आया था तब कौन सा क्रम था? 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर लें कि जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए ये जो बिल है, क्या ये इसके पूर्व में भी आया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले SD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जहां
सरकार को दे रही समर्थन 13 पार्टियां, उसमें कुछ विवाद हुआ और ये पारित नहीं हो पाया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये इनिशिएटिव एचडी देवगौड़ा साहब के समय से प्रारंभ था। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार थी, उसमें भी ये 1998 में 12वीं लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। बाद में वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में 3 बार ये प्रयास हुआ, 99 में, 2002 में और 2003 में, लेकिन ये प्रयास असफल रहे। उसके बाद जब यूपीए की सरकार आई, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, तो इन्होंने भी 9 मार्च 2010 को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसको राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से पास करा दिया, लेकिन लोकसभा में इस पर मतदान नहीं हो पाया और ये मैटर लटक गया। लेकिन अब फाइनली ये 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से और 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदय से इसको अनुमोदन मिल गया और ये अंतोगत्वा ये पास हो गया। क्लियर है? और ये किस क्रम का हो गया है? तो ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। तो इतनी बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें ध्यान रखना होगा। अब हम आगे देख लेते हैं, क्या कोई पॉइंट है? याद रखिएगा, अभी मैं जिसकी चर्चा आपसे पूर्व में कर रहा था कि लोकसभा में 543 सीट है, अगर इसका हम 33% ले लें तो ये 181 सीटें लोकसभा में रिजर्व हो जाएंगी। अगर हम विधानसभा की बात कर लें तो विधानसभा में कुल जो सीट की संख्या है वो 4123 है और इसको रिजर्व जब होगी तो ये संख्या हो जाएगी महिलाओं की 1374 सीटें आरक्षित हो जाएंगी, यानी कुल 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिला विधायक की होंगी मौजूदा स्थिति में। ठीक है? और उसके बाद जब नई जनगणना और परिसीमन होगा तो उसके आधार पर जो नया सिनेरियो होगा उसके आधार पर वो लागू होगा। यहाँ एक बात आपको जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि ये बात आपसे स्टेटमेंट में पूछ ली जाए कि ये आरक्षण कहाँ पर लागू नहीं होगा, तो याद रखिएगा राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। इसी के साथ साथ राज्य की विधान परिषद में भी ये आरक्षण लागू नहीं होगा। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जो मैं जिक्र आपसे कर रहा था कि ये जो प्रावधान है ये 15 वर्ष के लिए होगा और बाद में जब संसद को ये महसूस होगा कि इसको बढ़ाना है तो वो बढ़ा भी लेगी। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 334 के ए में है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक है हाथियों की मौत रोकने के लिए एआई आधारित गजराज प्रणाली। एआई आधारित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक प्रणाली डेवलप की गई है जिसका नाम है गजराज प्रणाली, जो कि हाथियों की मौत को रोकने के लिए डेवलप की गई है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो गजराज प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई है ये कुछ लिमिटेड राज्यों में, जहां पर रेलवे की पटरियों से हाथियों की मौत के मामले ज़्यादा थे, वहां पर ये गजराज प्रणाली है। उन राज्यों के नाम देख लीजिए। तो ये प्रणाली असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में लगाई गई। तो इन राज्यों के भी नाम आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गजराज प्रणाली लागू नहीं है। क्लियर? तो इस तरह के भी जब प्रश्न आए तो आप उसको करने की स्थिति में रहेंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो गजराज प्रणाली है ये कितने किलोमीटर की लंबाई में लगाया गया? तो याद रखिएगा ये 700 किलोमीटर की लंबाई में इसको लगाया गया है। और गजराज एक अनोखा ग्लास आधारित सेंसर सिस्टम है जो लोको पायलट को हाथियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी दे देगा। क्लियर? और उसके पहले अलर्टनेस हो जाएगी। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे गजराज प्रणाली के अंतर्गत और 700 किलोमीटर के इसमें। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जो गजराज प्रणाली है 700 किलोमीटर लंबाई के लिए डेवलप की जा रही है, इसमें लागत कितनी आने का अनुमान है? तो याद रखिएगा 181 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। और 2022 में इस तकनीक का प्रयोग असम में किया गया था 150 किलोमीटर ट्रैक पर। क्लियर? यानी एक प्रायोगिक तौर पर 2022 में इस तकनीक का प्रयोग असम में 150 किलोमीटर ट्रैक पर किया जा चुका है। अब इसको बढ़ाकर 700 किलोमीटर ट्रैक पर डेवलप किया जाएगा जिसमें 181 करोड़ की लागत आएगी। याद रखिएगा इस प्रणाली को विकसित करने का जो श्रेय है वो किसके पास जाता है? तो ये जो श्रेय जाता है ये NFR के पूर्व महाप्रबंधक जिनका नाम है अंशुल गुप्ता। तो याद रखेंगे जो गजराज प्रणाली डेवलप करने का जो मुख्य श्रेय है ये अंशुल गुप्ता जी को जाता है। क्लियर? अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है भारत में सबसे सुरक्षित शीर्ष 10 शहर। तो याद रखिएगा भारत में अगर हम सबसे सुरक्षित शीर्ष 10 शहर की बात कर लें तो इसमें लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता 78.2% की पहचान योग्य अपराध दर यानी आईपीसी के साथ भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में सामने आया। और ये डेटा है किसका? ये डेटा है एनसीआरबी का, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का एक आंकड़ा है जो कि 4 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। और इसमें कहा गया कि भारत में जो सबसे सुरक्षित शहर है वो कौन है? कोलकाता। और जहां पर आईपीसी दर कितनी है? 78.2। ये सीधी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अगला देखिए। हाँ, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी है ये भारत में एक सरकारी संगठन है
जिसका काम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, स्थानीय कानूनों यानी एसएलएल के आधार पर अपराध से संबंधित जानकारी एकत्र करना, उनकी जांच करना। क्लियर है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि एनसीआरबी का मुख्यालय, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। क्लियर है? और ये गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है। ये भी बात आप एनसीआरबी के बारे में ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक नीचे लिस्ट दी गई है जो कि भारत में सुरक्षित सबसे टॉप 10 जो शहर हैं उनके बारे में दी गई है। आप एक बार टॉप 10 इन शहर के नाम जरूर देख लेंगे और कम से कम टॉप 5 शहर जो है जरूर याद रखेंगे। तो कोलकाता की चर्चा तो हमने कर ली कि कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है इस एनसीआरबी की डाटा के अनुसार, और यहाँ पर आईपीसी दर कितनी, 78.2। दूसरे नंबर पे यहाँ पर चेन्नई आता है, तीसरे पर कोयम्बटूर है, चौथे पर सूरत है और पांचवें पर पुणे। यानी पहले नंबर पे कोलकाता, दूसरे पे चेन्नई, तीसरा स्थान कोयम्बटूर का, चौथा सूरत और पांचवा पुणे। अगर हम छठे स्थान की बात करें तो छठे स्थान पर हैदराबाद, सातवें नंबर पर बेंगलुरु है, आठवें नंबर पे अहमदाबाद, नौवें नंबर पे मुंबई और 10वें नंबर पे कोझिकोड है। तो ये भारत में सबसे सुरक्षित 10 शहर आपने देख लिए। क्लियर है? अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है वो है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर अंबेडकर की मोम की मूर्ति स्थापित की गई है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, इनकी मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर 2023 को कहाँ किया गया? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? जयपुर वैक्स संग्रहालय, नाहरगढ़, राजस्थान में। क्लियर है? जयपुर वैक्स संग्रहालय, नाहरगढ़ किला, राजस्थान में इस मोम की प्रतिमा जो कि अंबेडकर साहब से संबंधित है, इसका अनावरण किया गया। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए जयपुर वैक्स संग्रहालय कहाँ पर, तो नाहरगढ़ जिले में। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो प्रतिमा है ये 5 फीट 11 इंच की बनाई गई है और इसका वजन है 38 किलोग्राम। क्लियर है? तो ये भी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसको निर्माण करने का जो जिम्मेदारी वो किसकी, तो इसका निर्माण राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा किया गया। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। देखिए बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखनी है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व बाघ दिवस जो है ये 29 जुलाई 2023 को मनाया गया। यानी इस तरह से विश्व बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है और 2023 में ये 29 जुलाई 2023 को मनाया गया। और इसी विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 2023 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जिम कार्बेट नेशनल पार्क में राष्ट्रीय बाघ संसाधन प्राधिकरण यानी एनटीसीए की गणना रिपोर्ट 2022 को जारी किया। हर 4 साल में होने वाली देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ये विश्लेषण पर इसे तैयार करता है। तो अब यहाँ पर 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण एनटीसीए की गणना रिपोर्ट 2022 ये किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका जवाब होगा केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा। दूसरी बात, इस रिपोर्ट को कहाँ जारी किया गया? तो जिम कार्बेट रिजर्व में जारी किया गया। और ये सर्वे कब होता है? तो 4 साल के अंतराल पर इसे किया जाता है। और ये जो देशव्यापी बाघ की जो गणना है ये किसके द्वारा? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के विश्लेषण पर ये तैयार होती है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? अगला देखिए, ये भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस पर 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट जारी की थी। तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बाघ रिपोर्ट जारी की थी। अब उसके बाद ये 29 जुलाई 2023 को ये रिपोर्ट फाइनल आ गई है। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब का है तो आपका जवाब क्या होगा? 1973 से संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो नई रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया कि 2018 में जो बाघों की संख्या थी उससे अगर हम 2022 तक बाघों की संख्या में सालाना वृद्धि देखें तो ये 6.1% की दर से हो रही है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इस बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी? तो उस समय बाघों की संख्या 2967 थी। क्लियर है? और इसमें जो वार्षिक वृद्धि हो रही है 2022 तक वो हो रही है 6.1%। और जो औसत संख्या है इस नई रिपोर्ट के अनुसार बाघों की भारत में वो कितनी है? वो है 3682। ठीक है? 2023 की जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि वर्तमान में जो औसत संख्या है बाघों की वो 3682 है। क्लियर है? यानी 6.1% आबादी सालाना बढ़ रही है। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी भारत में। क्लियर है? तो यहाँ पर विश्व में जो बाघों की कुल संख्या उसमें भारत का योगदान कितना है? लगभग 75% का है।
अगर हम बाघों की संख्या में पिछले 16 साल में देखें तो 260% बढ़कर अब 3682 पहुंच गई है। इसी बात को मैं आपसे कह रहा था कि 3682 इस नई रिपोर्ट में बाघों की संख्या बताई गई है, जबकि आप सभी को याद होगा कि 2006 में बाघ केवल 1411 ही बचे थे, लेकिन उसके बाद इसमें कई इनिशिएटिव लिए गए और ये संख्या अब 6.1% प्रतिवर्ष के आधार पर इनकी आबादी में वृद्धि होते हुए इस नई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जो औसत आबादी है बाघों की वो 3682 बताई गई है। इस डेटा को भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए ये जो नया डेटा आया है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये औसत संख्या बताई जा रही है 3682। अगर कम से कम देखें तो ये 3167 है और अधिक से अधिक 3925 है। तो इसका औसत निकाल के बताया गया कि जो औसत संख्या है बाघों की वो है 3682। इस डेटा को ही आप ध्यान में, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भारत में वो राज्य कौन है जहां पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक बाघ संख्या के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और यहाँ पर बाघ कितने हैं 785। ये डेटा आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या वर्तमान में 205 है। नए डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 है। अगर आपको 2018 का डेटा पता है कि उत्तर प्रदेश में 2018 में जब डेटा आया था तो उस समय बाघों की संख्या 173 थी और वर्तमान डेटा के अनुसार बाघों की संख्या कितनी हो गई 205। क्लियर है? और ये सभी राज्य जो हैं वो शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं। और अगर आपसे क्षेत्र वाइज पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा शिवालिक गंगा क्षेत्र में बाघों की संख्या 819 हो गई है। क्लियर? कई बार क्षेत्र वाइज भी पूछ लेता है तो याद रखेंगे शिवालिक गंगा क्षेत्र में बाघों की संख्या 819 हो गई है। याद रखिएगा जब ये बाघ गणना रिपोर्ट 2022 आई थी 29 जुलाई 2023 को जब इसको जारी किया गया तो इसमें उस समय 53 टाइगर रिजर्व थे। तो 53 टाइगर रिजर्व में अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है तो आपका जवाब क्या होगा? उत्तराखंड के कार्बेट रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर बाघों की संख्या टोटल 260 है। ये डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? और उसके बाद कई टाइगर रिजर्व है जहां पर ये संख्या दी गई है। बांदीपुर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 150 और उसके बाद नागर होल में 141 है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा के मामले में उत्तराखंड का कार्बेट रिजर्व है जहां पर 260 बाघ हैं। क्लियर? और दुधवा नेशनल पार्क में कितने बाघ? तो याद रखेंगे 135। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला जो डेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट के अनुसार देश के कितने ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिसमें बाघों की संख्या 10 से कम है। तो याद रखिएगा ऐसे टाइगर रिजर्वों की संख्या 18 है। तो देश में 18 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर बाघों की संख्या 10 से कम है। जरा उन टाइगर रिजर्व के नाम देख लीजिए और यहाँ पर स्टेट के नाम भी दिए गए हैं। तो आपको ये भी अगर पूछ लिया जाए कि ये टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है तो इस दृष्टिकोण से भी ये आसान हो जाएगा। अगर हम रानीपुर की बात कर लें तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, ये अगर हम जनवरी 2023 तक देखें तो सबसे लास्ट में ये टाइगर रिजर्व घोषित होने वाला यही है, उत्तर प्रदेश का रानीपुर। उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो वो है अचान कमर, इंद्रावती और उदांती सीता नदी जो कि छत्तीसगढ़ में, पाल मऊ झारखंड में, बोर और सहाद्री ये महाराष्ट्र में, सतकोसिया उड़ीसा में, मुकुंदरा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में, कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में, मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, नामेरी टाइगर रिजर्व असम में, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, पक्के कमलांग और नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में और बुक्सा पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? तो ये ऐसे 18 टाइगर रिजर्व जहां पर बाघों की संख्या 10 से कम है। याद रखिएगा ये जो टाइगर रिजर्व किस राज्य में है इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको ये बताया कि जो शिवालिक पर्वत और गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं इसमें बाघों की संख्या जो है वो देश में सबसे अधिक है। क्लियर है? और 19 साल में अगर देखें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 16 साल में, तो 16 साल में यहाँ पर जो प्रतिशत वृद्धि हुई बाघों की वो 275 है। क्लियर है? मैंने अभी आपको ऊपर ये बात स्पष्ट की थी कि शिवालिक गंगा क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है 819। ठीक है? और 16 साल में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 275% की वृद्धि हुई है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और याद रखिएगा ये देश में सबसे अधिक है। क्लियर है? यानी देश में सबसे अधिक क्षेत्र वाइज अगर बात करें सबसे ज्यादा बाघ किसमें है तो शिवालिक पर्वत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। वर्तमान में यहाँ पर बाघों की संख्या टोटल 819 बताई गई है और 16 साल में जो वृद्धि हुई है वो 275% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मध्य भारत क्षेत्र और पूर्वी घाट में 7 राज्य हैं।
मध्य भारत क्षेत्र और पूर्वी घाट में 7 राज्य हैं। यहाँ देश में सबसे ज्यादा बाघ हैं। ठीक है, यह जो है देश के सबसे ज्यादा बाघ यहाँ पर है। इसमें मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर हम बात कर लें कि कहाँ पर बाघों की संख्या घटी है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बाघ घटे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट क्षेत्र। तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट क्षेत्र जो है ये बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रम के आधार पर, तो आपने ये देख लिया कि मध्य भारत क्षेत्र और पूर्वी घाट ये जो है देश के सबसे ज्यादा बाघ यहाँ पर हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट क्षेत्र इस मामले में बाघों की संख्या में मामले में, तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है। क्लियर है, और यहाँ पर कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु इसमें बाघों की संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो 270% की इसमें वृद्धि हुई। क्लियर, अगला देखिए। याद रखिएगा ये जो नई रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार 19.42% की दर से देश में विगत 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 715 बाघ बढ़े। क्लियर है, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 19.42% की दर से देश में विगत 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 715 बाघ बढ़े। और अगर देश में हम बाघों की संख्या के आधार पर राज्यों के क्रम की बात कर लें, तो देखिए इसमें आपको टॉप 5 राज्य तो बिल्कुल याद रहने चाहिए। मैंने आपसे ये पहले ही बता दिया है कि बाघों की संख्या के मामले में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, और यहाँ पर 2022 के बाघ गणना के अनुसार बाघों की टोटल संख्या 785। दूसरे नंबर पे कर्नाटक आता है, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है और 5वें नंबर पे तमिलनाडु है। क्लियर है, तो याद रखेंगे बाघों की संख्या में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे उत्तराखंड, चौथे पे महाराष्ट्र और 5वें पर तमिलनाडु। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश का जो क्रम बनता है वो है 8वां। ठीक है, यानी बाघों की संख्या के आधार पर अगर हम उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो 8वां है। और मैंने आपसे कहा था कि 2018 में यहाँ पर 173 बाघ थे, लेकिन 2022 की आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 है। बिल्कुल रटा होना चाहिए। जिनको बिहार पीसीएस देना है या बिहार के किसी एग्जाम में देना है, तो वो बिहार का आंकड़ा देख लेंगे। बिहार बाघों की संख्या में 12वें स्थान पर है। वर्तमान में बिहार में बाघों की टोटल संख्या 54 है। क्लियर है, और 2018 में 31 थे। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो टॉपिक है वो है PSLV C56 से 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। याद रखिएगा 30 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से इसरो ने प्रक्षेपण वाहन PSLV 56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो सिंगापुर के 7 उपग्रह किससे प्रक्षेपित हुए? PSLV 56 से। और एक बात और याद रखिएगा कि PSLV 56 से जो 7 उपग्रह सिंगापुर के प्रक्षेपित हुए वो कहाँ से हुए? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। याद रखिएगा ये जो 7 उपग्रह प्रक्षेपित हुए उसमें से एक उपग्रह है जिसका नाम है DSSAR, यानी रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और ये जो रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है यानी DSSAR, ये प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद 360 किलो वजनी है। ये उपग्रह ये 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। मतलब 23 मिनट में ये रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित हो गया। क्लियर है, जो 7 उपग्रह थे उसमें से एक उपग्रह की ये बात कही जा रही है। क्लियर है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। और इसरो का जो वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसने इस मिशन में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए जो 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए सिंगापुर के, उनके यहाँ पर नाम दिए गए, तो सभी के नाम तो याद कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है और उतना नेसेसरी भी नहीं है। इसमें एक याद रखिएगा, इसमें एक 23 किलोग्राम का वजनी एक सूक्ष्म उपग्रह है। जरा उसका नाम देख लीजिए, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेलॉक्स AM। क्या नाम है? वेलॉक्स AM। तो याद रखिएगा इस टोटल 7 उपग्रह में से एक 23 किलोग्राम वजनी उपग्रह भी है जिसका नाम है वेलॉक्स AM। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर के संदर्भ में एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि PSLV C55 से भी इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के ही 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया था। और ये 2 उपग्रह में से एक उपग्रह का नाम है TeleOS-2 और दूसरे का नाम है CubeSat-4। ठीक है, तो जैसा अभी आपने देखा कि PSLV C56 से सिंगापुर के 7 उपग्रह गए हैं, तो उसी प्रकार से PSLV C55 से भी सिंगापुर के 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। क्लियर, तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। अगला जो आपको अंतरिक्ष में भारत का अनूठा प्रयोग हुआ उसके संदर्भ में जरा देख लीजिए। देखिए जो PSLV मिशन में चौथे चरण के दौरान
एक अनूठा परीक्षण किया गया इसरो के द्वारा। ये क्या परीक्षण था? तो 570 किलोमीटर ऊंची निर्धारित कक्षा में पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट को वहीं भटकता छोड़ने की जगह पर उसको नीचे की कक्षा में लाने का निर्णय लिया और वो नीचे लेकर आए और उन्होंने पृथ्वी की ओर से 300 किलोमीटर की ऊंचाई में उसको लाकर वहां पर छोड़ा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अब इससे फायदा क्या होगा, क्यों उसको नीचे लेकर आए। तो इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष में मलबा इससे घटेगा और जो भविष्य में उपग्रह या जो मिशन जाएंगे उनको कोई नुकसान नहीं होगा इससे टकराकर। इसलिए ये चौथे चरण का प्रयोग किया और 570 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे लाकर उसको लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में उसको छोड़ा। ये जो अंतरिक्ष में भारत की तरफ से ये अनूठा पहल पहली बार किया गया था। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इतनी बातें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान में रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो है बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। अब देखिए ये क्या तथ्य है। तो जुलाई 2023 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WCCF में शामिल होने वाला वो पहला भारतीय शहर बना है। ठीक है, तो बेंगलुरु किस में शामिल हुआ है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WCCF में। और इस प्रकार बेंगलुरु भारत का वो पहला शहर बन गया है जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ है। देखिए यहाँ से आपको WCCF का फुल फॉर्म भी कभी पूछा जा सकता है। केवल ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि WCCF का पूर्ण नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। क्लियर? तो इस दृष्टिकोण से भी जब आप करंट को कवर करें तो इस दृष्टिकोण से भी आपकी नजर रहनी चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम बात करें परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बेंगलुरु जो है ये WCCF में शामिल होने वाला दुनिया का 41वां शहर है। क्लियर? अभी तो आपने ये देख लिया कि भाई वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में यानी WCCF में भारत का वो पहला शहर बेंगलुरु है जो उसमें शामिल हुआ, लेकिन अब तक जो दुनिया के अन्य शहर शामिल हो रहे थे WCCF में उस क्रम से देखें तो ये दुनिया का 41वां शहर है जो WCCF में शामिल हुआ है। क्लियर? इसके पूर्व में अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई जैसे शहर इसमें शामिल हो चुके हैं। क्लियर? इतनी बातें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान में रखनी है। अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जिसको आप कह रहे हैं WCCF, इसके बैकग्राउंड को देख लें तो आपको याद रखना है कि WCCF की स्थापना 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। और लंदन के संस्कृति और संरचनात्मक उद्योगों के जो उप महापौर हैं उनका नाम क्या है? जस्टिन सिमंस। जस्टिन सिमंस ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखेंगे WCCF यानी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, इसकी स्थापना 2012 में और इसमें इसकी स्थापना में लंदन के उप महापौर जस्टिन सिमंस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और याद रखिएगा 2015 में महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में जस्टिन सिमंस के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता भी दी थी। क्लियर? तो इस टॉपिक के अंतर्गत इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ और इस प्रकार इस फोरम में शामिल होने वाला वो पहला शहर था। और अगर विश्व में देखें तो वो 41वां शहर है जो कि WCCF में शामिल हुआ है। क्लियर है? और इससे संदर्भित जो लंदन के उप महापौर का नाम याद रखना है, जस्टिन सिमंस। अगला जो टॉपिक है वो है अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोरिंग स्टोर खोला गया। देखिए अमेजॉन इंडिया ने 27 जुलाई 2023 को अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम के तहत जो उसका नाम है आई हैव स्पेस, उसी के हिस्से के तौर पर श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना है। सबसे पहला तो डेटा आपने ये देख लिया कि अमेजन इंडिया ने अपना पहला फ्लोरिंग स्टोर कहाँ खोला, तो आपने कहा कि श्रीनगर कश्मीर के डल झील में। दूसरी बात, ये जो अमेजॉन ने अपना पहला फ्लोरिंग स्टोर खोला है किस कार्यक्रम के तहत, तो याद रखिएगा जो अमेजॉन का इंडिया का जो कार्यक्रम है अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम जिसका नाम है आई हैव स्पेस, उसी के एक हिस्से के तौर पर ये पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है श्रीनगर डल झील में। क्लियर? तो ये पूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो अमेजॉन इंडिया का ये जो कार्यक्रम है आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ये जो कार्यक्रम है वो इसमें स्थानीय दुकानदारों और भागीदारों का उपयोग करके दूर स्थानों में ग्राहकों को पैकेज देने में मदद करता है। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि जो लोकल दुकानदार हैं, जो लोकल पार्टिसिपेंट है, उनको भी लाभ होगा। क्लियर? और ये अमेजॉन का जो आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम है ये 2015 में शुरू किया गया था। क्लियर? अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। याद रखिएगा भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी GCRG में शामिल हो गया है 7 जुलाई 2023 को। यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो उस ग्रुप का नाम आपको याद रखना है जिसमें भारत 7 जुलाई 2023 को शामिल हुआ,
उस ग्रुप का नाम है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, यानी GCRG। और आपसे ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि GCRG का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। इस दृष्टिकोण से भी आप इस प्रश्न को देखेंगे। अगर हम बात कर लें GCRG की स्थापना की, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना मार्च 2022 में हुई। और क्या उद्देश्य है? तो याद रखिएगा GCRG की जो स्थापना मार्च 2022 में हुई, ये खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए इसकी स्थापना की गई। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त के क्षेत्र में जो तत्काल मुद्दे उनको संबोधित करना और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करना, इस मूल उद्देश्य से ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप बनाया गया और इसमें भारत 7 जुलाई 2023 को शामिल हुआ। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिमी हैं, संजय वर्मा साहब, इनको GCRG प्रक्रिया के लिए शेरपा नामित किया गया। क्लियर है? तो शेरपा कौन थे? संजय वर्मा साहब। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि चैंपियन ग्रुप में वर्तमान में बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल, ये इसमें प्रमुख शामिल हैं। क्लियर है? तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल इसमें शामिल हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर GCRG के संदर्भ में याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी हुआ है। याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 7 जुलाई 2023 को 2021-22 वर्ष के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया गया। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किसने जारी की? तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने। किस वर्ष के लिए? तो ये 2021-22 के लिए। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंडेक्स जारी किया गया है, ये 10 श्रेणी में ग्रेड करता है। कितनी श्रेणी में ग्रेड करता है? 10। ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि इस बार जो ये रिपोर्ट आई है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, इसमें कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष 5 ग्रेड में जगह नहीं बना सका है। 10 श्रेणी में ग्रेड करता है, जिसमें से शीर्ष 5 ग्रेड में कोई स्टेट या यूटी शामिल ही नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन है, तो याद रखिएगा चंडीगढ़ और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं इस प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में। ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ है। और जो पंजाब और चंडीगढ़ को इस इंडेक्स में जो जिस ग्रेड में रखा गया है वो 6ठी ग्रेड में शामिल है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 5 ग्रेड तक तो कोई राज्य या यूटी शामिल ही नहीं है। 6ठी ग्रेड में यहाँ पर पंजाब और चंडीगढ़ शामिल है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम 7वीं ग्रेड की बात करें तो इसमें गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुदुचेरी और तमिलनाडु इसमें आते। क्लियर? और अगर हम सबसे निचले ग्रेड की बात करें, जैसे अभी कहा गया ना कि 10 श्रेणी में ग्रेड करता है, यानी 10वें में जो देखें तो उसमें सबसे निचले में अगर जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी ग्रेड में कौन है, तो टॉप 5 में तो कोई नहीं है। 6ठी ग्रेड में यूटी में चंडीगढ़ और स्टेट में पंजाब है। सबसे निचले स्तर पर कौन है? सबसे निचला ग्रेड जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम का है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम का है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि ये जो PGI 2.0 है, जिसका पूरा नाम क्या है? प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, इसमें 6 मानक है। अभी आपने देखा कि 10 श्रेणी में ग्रेड करता है, लेकिन कितने मानकों पर होता है? तो ये 6 मानकों पर आधारित है। अब जरा देख लीजिए कि ये 6 मानक हैं क्या, यानी किन बेसिस पर इनको ग्रेडिंग दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, तो 6 मानक ऐसे हैं जिनके आधार पर 10 प्रकार की ग्रेडिंग श्रेणी में उसको बांटा जाता है। क्लियर है? तो इसमें पहला जो मानक है वो है लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, दूसरा है स्कूल तक पहुंच, फिर उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज, अगला है समानता, अगला है गवर्नेंस मैनेजमेंट और उसके आगे है टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये ऐसे 6 मानक हैं जिनके आधार पर इन राज्यों और यूटीज को 10 श्रेणी में ग्रेडिंग की गई है। क्लियर है? तो ये 6 मानक के आधार पर। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो 10 श्रेणी बनाई गई है इसमें 1000 अंक के आधार पर इसको बनाया गया। अब देखिए 10 जो श्रेणी बनाई गई उसमें कौन कौन शामिल है। उसमें जो सबसे पहली श्रेणी वो है दक्ष, दूसरे पर उत्कर्ष है, तीसरे पर अति उत्तम है, चौथे पर उत्तम है, 5वें पर प्रचेष्टा 1 है, 6ठे पर प्रचेष्टा 2 है, 7वें पर प्रचेष्टा 3 है और उसके बाद 8वें, देखिए एक इसमें मिसप्रिंट कर दिया, आकांक्षी फर्स्ट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है,
आप याद रखेंगे 8वें नंबर पे आकांक्षी फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर है, 9वें पे आकांक्षी सेकंड और 10वां हो जाएगा आकांक्षा 3। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर आकांक्षी फर्स्ट 8वें नंबर पे, 9वें पे आकांक्षी सेकंड और 10वें पर आकांक्षी थर्ड है। ठीक है, तो ये 10 जो श्रेणी बनाई गई है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ये 10 श्रेणियां। अब देखिए यहाँ पर जरा, अब इसको जरा कोरिलेट कर लीजिए। तो जैसे अभी आपने कहा टॉप 5 में कोई नहीं है, टॉप 6 में कौन था, चंडीगढ़ और पंजाब। तो चंडीगढ़ और पंजाब अगर 6वीं श्रेणी में, तो किस में आएगा, तो वो आ जाएंगे प्रचेष्टा सेकंड। क्लियर है, तो चंडीगढ़ और पंजाब के संदर्भ में 2 बातें याद रखिएगा, छठी ग्रेड में, तो छठी ग्रेड क्या है, प्रचेष्टा सेकंड, तो यानी चंडीगढ़ और पंजाब प्रचेष्टा सेकंड में। जैसे आपने कहा कि सबसे अंतिम पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम है, यानी 10वीं ग्रेड पर, तो वो किस में आ गया, आकांक्षी थर्ड में आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर दे भी दिया गया कि छठी श्रेणी यानी प्रचेष्टा सेकंड में पंजाब और चंडीगढ़ शामिल है। क्लियर है, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए लिखा भी है कि ओवरऑल रैंकिंग में 8वीं श्रेणी यानी ये आकांक्षी फर्स्ट है। ठीक है, जैसे वहां पर जो मिसप्रिंट हो गया था आकांक्षी फर्स्ट, तो याद रखिएगा 8वीं श्रेणी का नाम है आकांक्षी फर्स्ट। इसमें कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा इसमें 13 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 13 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आकांक्षी फर्स्ट में है और ये 8वीं श्रेणी में है। ठीक है, जो 9वीं श्रेणी है उसका नाम रखा गया आकांक्षी सेकंड। क्लियर है, और याद रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ये इसमें शामिल है। क्लियर है, और बिहार भी इसी में है, झारखंड भी इसी में है, उत्तराखंड भी इसी में। क्लियर है, तो याद रखेंगे, और जम्मू कश्मीर भी इसी में। और इस आकांक्षी सेकंड में 12 राज्य और यूटी शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में याद रखेंगे कि ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में, किस रिपोर्ट की हम बात करें, शिक्षा पर जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 यानी पीजीआई 2.0 में उत्तर प्रदेश जो है आकांक्षी सेकंड में है, 9वीं श्रेणी में। क्लियर है, और इस 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी सेकंड में टोटल स्टेट और यूटी कितनी है, 12। क्लियर है, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछे जाने की प्रबल संभावना में से है, इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। और जो सबसे अंतिम 10वीं श्रेणी है जिसको आकांक्षी थर्ड कहा गया, इसमें मैंने पहले ही कोरिलेट कर दिया था, इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम शामिल है। क्लियर है, अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की यात्रा पर आए। देखिए जो श्रीलंका के राष्ट्रपति महोदय रानिल विक्रमसिंघे भारत आए थे, ये कब से कब तक आए थे, तो याद रखिएगा 20 से 21 जुलाई 2023 के बीच ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। और याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के राजनयिक संबंधों की ये 75वीं वर्षगांठ का अवसर है। तो आपसे ये सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ 2023 में मनाई गई, तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच। और इसी अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे साहब 20 से 21 जुलाई 2023 के बीच भारत आए। और याद रखिएगा राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद श्री विक्रमसिंघे की ये पहली भारत यात्रा थी। क्लियर है, अब यहाँ पर जो आपको बातें ध्यान में रखनी है कि जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए तो भारत और श्रीलंका के बीच में 5 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कई बार सीधे संख्या पूछ ली जाती है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में हुए समझौते में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो आपको जवाब होगा 5 समझौते पर। क्लियर है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि किन किन बातों पर बात बनी है। तो याद रखिएगा श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन करने के लिए NPIL यानी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और श्रीलंका पे के बीच में नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता हुआ है। क्लियर है, और इन दो देशों के बीच भुगतान प्रणाली सरल होगी इससे। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीलंका में यूपीआई के जरिए भुगतान के लिए NIPL, कई बार ये भी पूछ देता है कि किसके बीच समझौता होता है, NIPL और श्रीलंका पे के बीच समझौता हुआ। क्लियर है, इसके अलावा जो आपको ध्यान देखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच इस दौरान प्रमोटिंग कनेक्टिविटी और कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी शीर्षक विजन से एक दस्तावेज भी अपनाया गया। क्या नाम था उस, किस शीर्षक से एक विजन दस्तावेज अपनाया गया, तो वो है प्रमोटिंग कनेक्टिविटी और कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी। प्रमोटिंग कनेक्टिविटी और कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी विजन दस्तावेज पर किन दो देशों ने सिग्नेचर किया, तो भारत और श्रीलंका। क्लियर है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने, समुद्री वायु और ऊर्जा और लोगों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद करेगा। प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, ये भारत और श्रीलंका के बीच इस विजन दस्तावेज पर भी सिग्नेचर हुआ। और ये विजन डॉक्यूमेंट जो है 5 स्तंभों पर आधारित है। कितने स्तंभों पर आधारित है, 5 स्तंभों पर ये विजन डॉक्यूमेंट आधारित। इसमें पहला है समुद्री कनेक्टिविटी। देखिए समुद्री कनेक्टिविटी में क्या है कि क्षेत्रीय लॉजिस्टिक और शिपिंग को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा
कि जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं और कुछ प्रमुख बंदरगाहों के नाम करंट में चर्चा में आते हैं, तो कई बार वहां से एक सीधा प्रश्न ये बन जाता है कि ये हाल ही में चर्चा में रहा ये बंदरगाह किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर श्रीलंका के कुछ बंदरगाह की चर्चा हुई है, जैसे कोलंबो, त्रिंकोमाली और कांके संथुराई। तो याद रखेंगे, कोलंबो, त्रिंकोमाली और कांके संथुराई ये कहाँ से संबंधित हैं? श्रीलंकाई बंदरगाह। क्लियर। और यहाँ से समुद्री कनेक्टिविटी को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में बात हुई है। और जैसा कि अभी हमने विजन डॉक्यूमेंट की बात की थी कि प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, उसके अंतर्गत 5 स्तंभों में से एक स्तंभ है समुद्री कनेक्टिविटी। क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इसमें अगर हम प्रमुख रूप से बात कर लें तो भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संथुराई के बीच यात्री नौका सेवाओं को फिर से शुरू करने के अलावा रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच नौका सेवाओं को जल्द शुरू करने के लिए भी बात की गई है। तो यहाँ पर भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संथुराई के बीच में नौका सेवा फिर से शुरू करने की बात हुई है। क्लियर। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो स्तंभ है वो है इस विजन डॉक्यूमेंट का, वो है हवाई कनेक्टिविटी। हवाई कनेक्टिविटी की बात कर लें तो चेन्नई, त्रिंकोमाली, बट्टी कलोवा और श्रीलंका के अन्य गंतव्यों के बीच में इस कनेक्टिविटी की बात की गई है। वहीं अगर हम बात कर लें तीसरे स्तंभ की, तो उसमें ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी की बात है। और इस संदर्भ में एक नया टारगेट है कि श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर MOU हस्ताक्षर हुए। यानी 2030 तक का टारगेट है कि नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने की बात। क्लियर है। तो ये तीसरा स्तंभ है। अगला हम अगर बात कर लें, हाँ, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि बिजली व्यापार को सक्षम करने के उद्देश्य से इसमें पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए BBIN पहल शामिल है। अब इस BBIN पहल में कौन कौन है? तो B फॉर बांग्लादेश एंड B फॉर भूटान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। ये है टोटल BBIN पहल। क्लियर है। और ये BBIN पहल पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन से संबंधित है। आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में चर्चा में रही BBIN पहल किससे संबंधित है, तो आपका जवाब क्या होगा कि उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन की क्षमता के लिए ये BBIN पहल आई है। और BBIN पहल में कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। क्लियर है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा समपुर सौर ऊर्जा परियोजना पर भी इसमें चर्चा की गई। अगला जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ, वो है लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी, यानी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। इस पर भी बात की गई। इसमें भारत का जो बौद्ध सर्किट है, वो चाहे रामायण सर्किट हो, इन सारी चीज़ों को भारत और श्रीलंका के बीच में शामिल करना। पांचवें स्तंभ के तौर पर आप देखेंगे कि श्रीलंका में UPI की स्वीकृति पर समझौता हुआ, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात भी की थी। और आपको याद होगा कि अभी हम लोगों ने ये चर्चा की कि श्रीलंका में UPI के जरिए लेन देन के लिए NIPL और श्रीलंका पे के बीच में समझौता हुआ है। क्लियर। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि नेपाल से पहले भारत UPI सेवा को सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और फ्रांस अपना चुका है। ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस देशों में भारत की UPI सेवा को अपनाया गया है, तो उसमें अब आपको कौन कौन से देश याद रखने हैं? श्रीलंका, जो अभी हाल ही में जिसने अपनाया, उसके पहले सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान और फ्रांस शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। इसके नीचे एक चार्ट के माध्यम से एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लिया गया है कि विश्व के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर कौन है। तो याद रखिएगा, इसमें पहला है फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का है। तो विश्व के 5 शीर्ष सुपर कंप्यूटर में नंबर 1 पर कौन है? फ्रंटियर, अमेरिका का। इस टाइप का प्रश्न बहुत बनता है। दूसरे नंबर पे फुगाकू है, जो कहाँ का है? जापान का है। तीसरे नंबर पर लूमी है, जो कि फिनलैंड का है। चौथे नंबर पे इटली का लियोनार्डो जियोन है। लियोनार्डो जियोन चौथे नंबर पे है, इटली का है। और 5वें नंबर पे कौन है? समिट IBM, अमेरिका का। क्लियर है। तो ये याद रखेंगे, फ्रंटियर पहले नंबर पे है, फुगाकू जापान का दूसरे, लूमी तीसरे नंबर पे फिनलैंड का, चौथे पे लियोनार्डो जियोन इटली का, और 5वें पर समिट IBM, अमेरिका का। क्लियर है। तो ये सारे 5 सुपर कंप्यूटर हैं जो विश्व के, उनके आपको नाम ध्यान में रखने होंगे। अगला जो टॉपिक है वो है संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि जो संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ वो 2023 में हुआ और 23वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है। तो ये याद भी रखना आसान हो जाएगा कि संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ और इसकी मेजबानी किसने की? भारत ने की। तो संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। और 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में जो थीम थी वो थी सुरक्षित SCO की ओर, यानी टुवर्ड्स सिक्योर SCO। ठीक है। तो याद रखेंगे 23वें
संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में जो थीम थी सुरक्षित एसईओ की ओर टुवर्ड्स सिक्योर एसईओ। अच्छा, यहाँ पर जो सिक्योर शब्द है इसका भी एक अर्थ है। अब जैसे सिक्योर का अर्थ देख लीजिए, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देशों की चाहे सार्वभौमिकता की बात हो, चाहे उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात हो, चाहे एनवायरमेंट की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, एकता की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक उत्थान की बात हो, इन सभी का अर्थ समाहित है किसमें? सिक्योर में। क्लियर? तो ये याद रखेंगे, सिक्योर का ये अर्थ होता है। क्लियर? अगला देखिए, यानी सिक्योर में जितने भी यहाँ पर अल्फाबेट हैं उसमें सबकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और उसके बाद ई फॉर जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इसमें शामिल हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात कर लें कि सम्मेलन में सदस्य देश की, तो आप सभी जानते हैं कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत शामिल है, और इसकी वर्चुअल तरीके से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत ने की। क्लियर है? इसमें जो एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन भी किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि जो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं इन्होंने 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित किया है। 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित किया है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? यहाँ पर आगे जो आपको ध्यान रखना है वो एससीओ के अगर बैकग्राउंड को देख लें तो याद रखिएगा एससीओ की जो स्थापना है वो 15 जून 2001 को हुई थी। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी, और संघाई में एक शिखर सम्मेलन में ये इसमें इसका गठन हुआ। उस समय कौन कौन शामिल थे? तो इसमें रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान राष्ट्रपतियों की ओर से इसको की गई थी। इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान को स्थायी सदस्य बनाया गया था। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत शामिल है। क्लियर है? और इसकी मूल स्थापना की अगर हम बात कर लें तो उसमें एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी, और भारत और पाकिस्तान इसमें कब स्थायी सदस्य बने? 2017 में। क्लियर है? अगला देखिए, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा, तो याद रखेंगे 2024 में होगा कजाकिस्तान में। क्लियर है? कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो दोनों बातें याद रखेंगे कि जो 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन होगा वो 24वें क्रम का होगा, और कजाकिस्तान के अस्ताना में ये प्रस्तावित है। और याद रखिएगा ये जो सम्मेलन हुआ है 23वां संघाई सहयोग संगठन का, इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो इसमें ईरान, बेलारूस और मंगोलिया इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में इन्होंने हिस्सा लिया था। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने। लेकिन एक और नई घटना हुई इस नए संघाई सहयोग संगठन की बैठक में, जिसको आपने कहा कि ये 23वां शिखर बैठक है संघाई सहयोग संगठन का, जो कि भारत की मेजबानी में हुआ। इसमें ईरान एससीओ का नया सदस्य देश बना। याद रखिएगा, ईरान 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना, और यह सदस्यता ईरान को एससीओ के 23वें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में मिली, जिसकी मेजबानी भारत ने की, जिसकी मैं अभी चर्चा आपसे कर रहा था। क्लियर? और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो ईरान को एससीओ में पूर्ण सदस्यता मिली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस मौके पर राष्ट्रपति इरीसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूं, और बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का भी उन्होंने स्वागत किया। तो याद रखेंगे, बेलारूस ने एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर किए, और वहीं ईरान को संघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता मिल गई। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और जो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में होगा वो कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। अगला जो टॉपिक है वो है जम्मू एंड कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैट बॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, इन्होंने 5 जुलाई 2023 को जम्मू कश्मीर में भारत का पहला, यानी अगर हम टोटल देख लें यूटी के संदर्भ में, तो केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेशों में उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसमें भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का जो पहला टेलीमानस चैटबॉट था वो जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? और ये जो नया टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया, ये स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों को कि इसमें 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित होंगी, और टेलीमानस
संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। क्लियर है? तो ये बात आप इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर इसके अलावा मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर J&K हेल्थ कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया। क्लियर? तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे जो आपको यहाँ पर दिया गया वो टेलीमानस चैटबॉट के बारे में बताया जा रहा है। ये तो आपने देख लिया कि केंद्र शासित प्रदेश में जारी होने वाला ये पहला टेलीमानस चैटबॉट था, जो कि जम्मू कश्मीर में ये मनोज सिन्हा ने 5 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया। अब ये प्रश्न उठता है कि टेलीमानस चैटबॉट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भारत में कब लाया गया? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने बजट 2022 में भारत के राष्ट्रीय टेलीमानस स्वास्थ्य कार्यक्रम टेलीमानस स्वास्थ्य सहायता और राज्यों में नेटवर्किंग यानी टेलीमानस की घोषणा की थी। तो ये टेलीमानस चैटबॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस ईयर के बजट में आया था? तो बजट 2022 में। और याद रखिएगा, टेलीमानस एक द्विस्तरीय प्रणाली है। क्लियर है? अब द्विस्तरीय प्रणाली में क्या होता है भाई? तो याद रखिएगा, इसके टियर 1 में राज्य टेलीमानस सेल शामिल है, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। और जो दूसरा टियर 2 है, इसमें शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेडिकल कॉलेज संस्थानों या ऑडियो वीडियो परामर्श के लिए ई संजीवनी की विशेषता इसमें शामिल है। तो ये आप टेलीमानस के संदर्भ में द्विस्तरीय प्रणाली को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन अर्थात NSCAEM 2047 का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए NSCAEM 2047 क्या है, तो ये नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है। इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से इसका उद्घाटन हुआ। और एक बात और याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर? और उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है कि विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौती से निपटना। और इसका नाम क्या रखा गया है? नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047। क्लियर है? इसमें एक बात और याद रखिएगा कि ये टारगेट है कि 3 वर्षों के दौरान इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत 7 करोड़ लोगों की जांच करना जो 40 साल से कम उम्र के हैं। ये एक टारगेट रखा गया कि 3 साल में हम लोग 7 करोड़ लोगों की जांच करेंगे जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं। और सिकल सेल रोग के बारे में अगर हम बात कर लें तो सिकल सेल रोग सिकल सेल एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है और ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है। क्लियर? सिकल सेल एनीमिया क्या? ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्यों को प्रभावित करता है। यानी रेड ब्लड सेल्स यानी RBC की संरचना और कार्यों को प्रभावित करने वाला एक आनुवांशिक रक्त विकार रोग है सिकल सेल एनीमिया। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और ये हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण एक विरासत में मिली स्थिति है, यानी एक आनुवंशिक रोग की बात हो रही है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन के ले जाने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। क्लियर? तो ये बातें आप इसमें सिकल सेल एनीमिया के बेसिक कॉन्सेप्ट के संदर्भ में याद रखेंगे। और अगर जिसको ये विकार हो जाता है तो क्या होता है स्थिति? तो इसमें एनीमिया, तीव्र दर्द, अंग की खराबी, पुरानी अंग क्षति, जीवन प्रत्याशा में काफी कमी, ये सभी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं इस मिशन की, जिसको 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से प्रधानमंत्री ने शुरू किया, नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047, इसमें टारगेट रखा गया है कि 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। कब तक? 2047 तक। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है युद्धपोत INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कृपाण को, किसको? INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को सेवा मुक्त कर संपूर्ण हथियारों से लैस वियतनाम पीपल्स नेवी यानी VPN को सौंप दिया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना ने INS कृपाण को जुलाई 2023 में किसको सौंपा? तो आपका जवाब होगा वियतनाम पीपल्स नेवी को। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में वियतनाम पीपल्स नेवी को भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा युद्धपोत दिया गया? तब आपका जवाब होगा INS कृपाण। क्लियर? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जहाज को वियतनाम के कैम रेन सैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया। क्लियर? और ये पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण संचालित युद्धपोत उपहार स्वरूप दिया है। क्लियर? और ये किसको दिया? वियतनाम को दिया। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। यदि हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लें INS कृपाण का, तो 1991 में भारतीय सेना में कमीशन होने के बाद INS कृपाण जो है भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में एक विभिन्न अंग के तौर पर ये शामिल था।
और ये पिछले 32 वर्षों से कई ऑपरेशन में INS कृपाण ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इसकी लंबाई देख लें तो 90 मीटर लंबा, 10.45 मीटर चौड़ा और अधिकतम 1450 मालवाहक क्षमता इसको रखने की क्षमता है। क्लियर। अगला टॉपिक है EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर। याद रखिएगा, जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये EPR क्रेडिट यानी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया। देखिए, ये जो EPR क्रेडिट है इसका फुल फॉर्म लिखा है हिंदी में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर है वो कौन बना है? इंदौर। क्लियर। और इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। क्लियर। यानी जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक थी उसको जब्त करना, उसका पुनर्चक्रण करना, इन सभी प्रक्रियाओं के लिए इंदौर नगर निगम को ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त हुई है और इस प्रकार इंदौर नगर निगम देश का पहला नगर निगम हो गया है। इतनी बातें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखनी है। क्लियर है। और ये EPR एक पर्यावरण नीति दृष्टिकोण है। क्लियर है। तो ये सभी बातें आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी थी परीक्षा के दृष्टिकोण। और यहाँ पर आपका जो राष्ट्रीय घटनाओं का जो ये डिटेल पार्ट था ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो डिटेल पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें विभिन्न शिखर सम्मेलन और अन्य टॉपिक महत्वपूर्ण जो होंगे उसको हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। पूरा प्रयास अपने स्तर से ये किया जा रहा है कि जहाँ पर भी जो भी टॉपिक हो उसमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें हैं केवल वही सम्मिलित की जाए। अनावश्यक किसी प्रकार का बर्डन नहीं देना है और आपको बिना किसी दबाव के बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।